डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री प्रकाश चंद्र सैनी लगभग 4 दशक का अनुभव हमारे संसदीय और विधानसभा की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में लगभग 4 दशक तक आप राजस्थान विधानसभा के साथ आपका जुड़ाव रहा और उप सचिव के पद से आप लगभग 2-2.5 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं। जो हमारी संसद की या विधानसभा की जो प्रक्रिया है उसके आप गहन अध्येता हैं। देश की अनेक प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इन विषयों पर आप नियमित रूप से लिखते रहे हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में विशेषज्ञ के रूप में भी आप अपनी टिप्पणियां समय समय पर इन विषयों पर देते रहते हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत नमस्कार हमारे इस चैनल में, और आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रकाश जी, आज हम आपसे बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में। संसदीय विशेषाधिकार एक इतना संवेदनशील मुद्दा है, हालांकि इसके पीछे जो अवधारणा है, जो हमारे माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनको ये अधिकार इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वे सांसद और विधायक हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में वो अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, निर्भीकता के साथ, विदाउट फियर या फेवर, उसके अनुसार वो अपना कार्य कर सके। ये संविधान निर्माताओं की एक मूल भावना रही है। लेकिन समय के साथ जो हमारी लोकतांत्रिक जो एक शासन पद्धति है उसमें कई चुनौतियां आई, कई बार गहरे संकट भी आए, और मुझे लगता है आम आदमी के साथ साथ जो हमारे मीडिया कर्मी हैं उन्हें भी विशेषाधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमारा कोई भी ऐसा कार्य, हमारी कोई भी ऐसा आचरण न हो जाए जिससे संसदीय विशेषाधिकारों का किसी प्रकार से उल्लंघन हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में हम आज से बातचीत करेंगे। तो प्रकाश जी, चर्चा की शुरुआत करेंगे हम संसदीय विशेषाधिकारों की अवधारणा। ये हम सामान्य रूप से कैसे लोगों को समझाएं कि ये संसदीय विशेषाधिकार है क्या? जी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार सर। संसदीय विशेषाधिकार का लॉ लेक्सिकॉन डिक्शनरी है, उसमें अभिप्राय ये दिया हुआ है, छूट का असाधारण अधिकार ये विशेषाधिकार कहलाता है। दूसरा, संसदीय जो हमारी शब्दावली है, संसदीय शब्दावली में विशेषाधिकार को परिभाषित किया गया है, संसद के सामूहिक रूप से जो अधिकार और उन्मुक्तियां हैं, उसी प्रकार संसद के सदस्यों को जो अधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं, वो जब तक ये उनको अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तब तक वो अपना कार्य निर्भीक रूप से अपने सदन में कार्य नहीं कर पाएंगे। ये संसदीय शब्दावली भी। उसके उपरांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 194(3) ये भारतीय विधानमंडलों के लिए है और 105 संसद के लिए है। दोनों में सेम भाषा है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। पहला तो है आर्टिकल 194 फर्स्ट में ये दिया हुआ है, विधानमंडल के सदस्यों को सदन में वाक स्वतंत्रता होगी, अपने बात कहने की उनको स्वतंत्रता होगी। दूसरा है इसमें सदस्यों को सदन में अपनी कही हुई बात के लिए न्यायालय में किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 212 में न्यायालय विधानसभा की प्रोसीडिंग की जांच नहीं कर सकता। तीसरा है विधानसभा और सदन के प्राधिकार में जो भी प्रतिवेदन, पत्र या मत जो सदस्यों द्वारा दिए जाते हैं, इनके बारे में भी न्यायालय में किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। और चौथी बात इसमें तीसरा बिंदु है, उसमें है कि विशेषाधिकार वही होंगे जो पहले जो आजादी के बाद संविधान लागू हुआ उसमें ये कहा गया था कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को जो विशेषाधिकार है वही भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद में हाउस ऑफ कॉमन्स के जो अधिकार थे उसको विलोपित कर दिया गया। उसकी जगह 44वां संशोधन अधिनियम लागू हो गया और उसके द्वारा जो विधि निर्धारित की जाएगी उसके अकॉर्डिंग विशेषाधिकार हमारे यहाँ होंगे। यह अधिनियम 1978 में पारित हुआ था। इसकी धारा 26 में ये बात का उल्लेख है कि विधि द्वारा संसद अपने विशेषाधिकारों का निर्माण कर सकेगी।
लेकिन अभी तक विधि के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है इसमें सदस्य उदाहरण। तो मुख्य रूप से जो विशेषाधिकार कहे जा सकते हैं वो कहे जा सकते हैं सदन में बोलने की स्वतंत्रता। प्रकाश जी, मैं एक मिनट के लिए टोकूंगा आपको। जैसा आपने कहा कि 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें ये कहा गया था कि संसद को ये अधिकार है कि वो विधि के आधार पर नए मतलब विशेष अधिकारों को परिभाषित करे, लेकिन व्यावहारिक रूप से अभी तक परिभाषित नहीं किया गया। तो तकनीकी रूप से हमारे देश की संसद और विधानमंडल, क्योंकि दोनों के विशेषाधिकार एक ही हैं, तो जो हमारे विधानमंडल और संसद है, तकनीकी रूप से उनको वही विशेषाधिकार हैं जो 44वां संविधान संशोधन जो विधेयक है लागू होने के पहले हाउस ऑफ कॉमन्स के पास थे। मतलब तकनीकी रूप से तो वही स्थिति है। मतलब जब भी कभी संकट खड़ा हुआ तो हम हाउस ऑफ कॉमन्स का रेफरेंस ही देखेंगे कि वहां के जो सांसद हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें उस समय क्या विशेषाधिकार प्राप्त थे। मान लीजिए ऐसा कोई विशेषाधिकार जो संविधान संशोधन जो 44 था, 44वां संविधान संशोधन था, उसको लागू होने के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स ने कोई विशेषाधिकार, काल्पनिक बात कर रहा हूं आपसे, छोड़ दिया है या कोई नया एक्वायर कर लिया है, तो वो हमारे देश पे लागू नहीं होगा ना। चार्ल्स का राजा थे इंग्लैंड के, उसके समय में एक हाउस ऑफ कॉमन्स में एक केस हुआ था। वो उस केस के फैक्ट्स इस प्रकार हैं। 4 सांसदों ने राजा के खिलाफ कुछ बातें हाउस में रखी जो कि उनके अपमानजनक शब्दों का प्रयोग उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में किया गया था। तो जब राजा चार्ल्स के पास ये बात पहुंची तो राजा चार्ल्स ने अपने मार्शल हाउस ऑफ कॉमन्स में भेजे अरेस्ट करने के लिए। 4 सदस्यों को अरेस्ट करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में मार्शलों को भेजा। उसके बाद मार्शल स्पीकर के पास गए चैम्बर में, उनसे बात करी कि साहब राजा चार्ल्स का यह आदेश है कि इन 4 सांसदों ने राजा का अपमान किया है। क्योंकि इंग्लैंड में राजा का अपमान बहुत बड़ा आपराधिक कृत्य होता है, आज भी होता है। तो उस अपराध की सजा देने के लिए राजा चाहते हैं कि इनको जेल भेजा जाए, तो इनको आप यहाँ से हमारे हवाले कीजिए। हम वारंट लेकर आए राजा का। तो स्पीकर ने कहा, बहुत गोल्डन अक्षरों में आज भी लिखा जाता है इंग्लैंड में, स्पीकर ने उनसे कहा कि मेरे कोई आंखें नहीं है, मेरे कोई कान नहीं है, मेरा कोई मुंह नहीं है, जैसा सदन मुझे आदेश देगा उस आदेश की पालना करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो निश्चित रूप से इस हाउस ने यह आदेश दिया कि इन सांसदों को मार्शल के हवाले नहीं किया जाए। तो वो बैरंग लौट गए वहां से, बिना उनको अरेस्ट किए हुए वापस उनको लौटना पड़ा। हालांकि बाद में स्पीकर के खिलाफ चार्ल्स ने कार्रवाई की, वो अलग बात है। लेकिन स्पीकर ने सदस्यों के सदन में वाक स्वतंत्रता और सदन में गिरफ्तारी से छूट, ये 2 बेसिकली अधिकार है, विशेष अधिकार, उनका संरक्षण 1542 या 1545 का केस है ये हाउस ऑफ कॉमन्स का। उस समय स्पीकर ने सदस्यों को संरक्षण दिया था, सदन में बोलने की स्वतंत्रता और सदन में गिरफ्तारी से छूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसमें स्पीकर ने जो वर्डिक्ट कोर्ट किए थे वो आज भी सुनहरे अक्षरों में वहां लिखे हुए हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, आज भी वो कोर्ट किए जाते हैं। कुल मिलाकर के हमारे देश की यही स्थिति है, जो संबंधित सदन का अध्यक्ष है उसी के जो आदेश हैं या उन्हीं का एक तरह से जो नियंत्रण है वो ही वहां पर रहेगा किसी भी सदन में, चाहे वो संसद है चाहे किसी भी राज्य की विधानसभा है। लेकिन मेरा सवाल जो मेरी जिज्ञासा ये थी कि 78 जो आपने बताया कि 44वां संविधान संशोधन विधेयक लागू हुआ, उसके बाद यदि हाउस ऑफ कॉमन्स ने दूसरे विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए हैं तो क्या वो हमारे देश में लागू होंगे कि नहीं होंगे? नहीं सर, उसके बाद में रूलिंग ये आ गई, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आ गई थी इसमें। उसमें कहा था कि अब हमारे यहाँ बहुत सारे 75 वर्षों में ऐसे उदाहरण हो गए हैं विशेषाधिकारों के संबंध में, तो हमें अब ये मेज पार्लियामेंट की प्रैक्टिस बंद कर देनी चाहिए। हम लोगों ने पहले प्रिविलेज के केस में इनका उदाहरण दिया करते थे, कोई भी प्रिविलेज आता तो उसमें मेज पार्लियामेंट कोर्ट करते थे उदाहरण के रूप में, पूर्व उदाहरण मेज पार्लियामेंट के कोर्ट करते थे। लेकिन अब वो हमने बंद कर दिया। अब भारत और राजस्थान की पूरी विधानसभाओं में बहुत सारे केसेज होते हैं, उनके आधार पर निर्णय पर्याप्त अपने को मिल जाते हैं, तो ज्यादातर हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने की जरूरत अपने को नहीं पड़ती अब। ठीक है। अच्छा ये बताइए, कई बार ऐसा होता है कि विशेषाधिकार और मौलिक अधिकार, व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं और सांसदों को विशेषाधिकार है उनके जनप्रतिनिधि होने के कारण, कभी ऐसी स्थिति आती है कि उन मौलिक अधिकारों में और विशेष अधिकारों में टकराव होता है। ऐसी स्थिति में क्या क्या उसका मतलब, इसके बारे में कुछ बताएं। जी सर। सर
मीडिया और विधायिका के बीच में काफी कंट्रोवर्सीज होती रही है इस बारे में, जिसमें दो बातें मुख्यतः होती हैं। एक तो मीडिया विधानसभा की कार्यवाही में अपलोपित किए एक्सपेंड किए गए शब्दों को यदि प्रकाशित करता है तो ये प्रिविलेज है, कंटेम्प्ट है उसका। दूसरा, विधानसभा की कार्यवाही को तोड़ मरोड़ कर यदि वो पेश करता है तो ये भी प्रिविलेज है। दोनों बातें प्रिविलेज और कंटेम्प्ट की श्रेणी में आती है। हरिशंकर जी भावड़ा स्पीकर थे 92 से, तो उस समय एक राजस्थान विधानसभा की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, राजस्थान विधानसभा की बात कर रहा हूँ। स्पीकर हरिशंकर जी भावड़ा थे। हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर ने एक एडिटोरियल छापा, विधानसभा की प्रोसीडिंग्स में एक दिन पहले कुछ न्यूसेंस हो गया था, और न्यूसेंस होने से कार्रवाई का संचालन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था स्पीकर साहब के लिए। बार बार स्थगित करनी पड़ रही थी प्रोसीडिंग, और बार बार हाउस मीट करता था। तो इस बात को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर ने ये एडिटोरियल लिखा, हरिशंकर जी भावड़ा माननीय अध्यक्ष अपनी विधानसभा की कार्रवाई के संचालन में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। दूसरे दिन हमको बुलाया, डिप्टी सेक्रेटरी थे श्री देवकिंदर जी शर्मा, हम सबको बुलाया। उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान एडिटोरियल की न्यूज पढ़िए, इन्होंने क्या लिखा है कि स्पीकर कमजोर, भावड़ा कमजोर हो सकता है, ये नहीं होता। तो स्पीकर का इसने अवमानना करी है, हाउस का कंटेम्प्ट करा है, इस विशेषाधिकार हनन इसका नोटिस जारी करो। बिना कमेटी के स्पीकर के आदेश से हमने वो नोटिस भेजा चीफ एडिटर दिल्ली हिंदुस्तान टाइम्स को। तो उसकी तरफ से फिर ये सॉरी फील करा उन्होंने, लेकिन सॉरी फील करने राजस्थान स्टेट के चीफ एडिटर आए, तो बावड़ा जी ने कहा नहीं, चीफ एडिटर दिल्ली का ही आना चाहिए जिसने ये न्यूज बनाई, उसको आके सॉरी फील करेंगे तो अपन प्रिविलेज पर विचार कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 15 दिन बाद दिल्ली से चीफ एडिटर साहब आए और उन्होंने भावड़ा जी के चैम्बर में जाके सॉरी फील करी, साहब मेरा आशय ऐसा नहीं था कि मैं इस तरह की न्यूज छापूं, फिर भी यदि सदन के विशेषाधिकारी कोई बात है तो मैं सॉरी फील करता हूँ, और भविष्य में हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ये राजस्थान विधानसभा की बात होगी। बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण केस है सर्चलाइट केस। सर्चलाइट केस में विधानसभा की कार्रवाई को, सर्चलाइट पेपर है बिहार का, उसने तोड़ मरोड़ कर पेश करा। एक्सपेंड करे हुए स्पीकर के शब्दों को एज इट इज उन्होंने प्रकाशित करने के बाद में ये प्रिविलेज बना। प्रिविलेज के बाद में प्रिविलेज कमेटी ने ये कहा कि भाई इनको हाउस में बुलाया जाए, इनको प्रताड़ित करने के लिए बुलाया जाए। जब उनको वहां बुलाया गया हाउस में तो इन्होंने दूसरा कंटेम्प्ट कर दिया, हाउस के सामने अशोभनीय आचरण करा, लेकिन वो माने नहीं। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत हमको वाक स्वतंत्रता है, बात रखने की स्वतंत्रता है, इसलिए बिहार विधानसभा को रोका जाए इस कार्य करते। तो सर्चलाइट केस में बहुत अच्छा निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो आज भी कई जगह कोर्ट होता है। तो उन्होंने निर्णय दिया था कि विधानसभा को, सदन को अपनी कार्रवाई के शब्दों को एक्सपेंड करने का पूरा अधिकार है, और सदन को यह भी अधिकार है कि वो विशेषाधिकार के संबंध में कोई भी कार्रवाई कर सकता है इसमें। दूसरा, यदि मूल अधिकार और विशेषाधिकारों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें विशेषाधिकारों को वरीयता दी जाएगी। ये बेसिक था सर। नागरिक स्वतंत्रता जो मूल अधिकार है वो आपको वहीं तक प्राप्त होंगे जब तक आप विशेषाधिकारों के हनन की बात नहीं करें। ये सुप्रीम कोर्ट की दो टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण थी सर्चलाइट केस में। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा में भी कई केस ऐसे हुए हैं हमारे, उसमें प्रिविलेज आए। जैसे राजस्थान पत्रिका ने एक बार 78 की बात है, इन्होंने एक लेख प्रकाशित करा। उसमें लेख में इन्होंने कहा कि सर महात्मा गांधी की जयंती थी उस दिन, और महात्मा गांधी की जयंती को लेकर इन्होंने लेख प्रकाशित करा। गांधी जी के नाम पर 4000 से ज्यादा मिथ्याचारी विधायक विधानसभाओं में बैठकर कानून बनाते हैं और देश पर शासन करते हैं। इस प्रकार का इन्होंने टिप्पणी करी विधायकों पर। तो मूलचंद जी डागा विधायक थे, उन्होंने हाउस में बात रखी, सर ये सारे हाउस पर, सारे सदस्यों पर अवमानना कर रहे हैं, मिथ्याचारी कहकर हमको ये कह रहे हैं ये सारे विधायक कपटी हो गए, ये कपटी विधायक विधानसभा में बैठकर कानून बनाते हैं। तो ये मेरा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। हाउस में स्पीकर ने रूलिंग दी, तो इसको वो रूल 162 के अंतर्गत विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को जांच और प्रतिवेदन के लिए निर्दिष्ट करता हूँ, और विशेषाधिकार समिति आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक इसका प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित कर देगी। समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी तो समिति ने फिर रिक्वेस्ट करी हाउस से कि अगले सत्र की अवधि तक हमें समय दिया जाए, पूरी जांच नहीं कर पाए।
लेकिन फरवरी 1978 में राष्ट्रपति शासन लग गया था। इस दृष्टि से इस विशेषाधिकार हनन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसा ही एक केस आंध्र प्रदेश का भी है सर। आंध्र प्रदेश में इनाडू एक पत्र था, उसने विधायकों के प्रति एक ऐसी अनर्गल टिप्पणी कर दी, न्यूज भी छापी थी, और उसमें ये लिखा था कि 4000 से मिथ्याचारी विधायक, सर उसमें श्रेष्ठ जनों का तमाशा, इस शीर्षक से समाचार प्रकाशित करें। और इसमें प्रिविलेज कमेटी को ये मामला गया। प्रिविलेज कमेटी ने जब संपादक इनाडू को बुलाया तो उन्होंने संपादक इनाडू ने पत्र लिखकर जिसने प्रिविलेज प्रस्तुत करा था उसके अधिकार को चुनौती दी, और दूसरा विशेषाधिकार समिति के लिए कहा कि इस कमेटी को कोई अधिकार नहीं है कि मेरे को कमेटी के सामने प्रस्तुत होने के लिए कहे। तो ये दूसरा कदाचार हो गया उनका संपादक का। इस बात को लेकर कमेटी ने सीरियसली लिया और उनको कहा कि रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट में कहा कि इस संपादक को बुलाकर हाउस में प्रताड़ित किया जाए। तो उससे पहले वो इनाडू के संपादक सुप्रीम कोर्ट चले गए। 1983 का प्रकरण है सर। उस समय सुप्रीम कोर्ट में तब से लेकर आज तक मामला पेंडिंग है, क्योंकि हाउस के निर्णय को आप बदल नहीं सकते। हाउस का जो निर्णय है केशव सिंह केस में डिसाइड हो चुका है, वो सुप्रीम है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ये सर मीडिया के बीच में ऐसे कुछ केसेस होते रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि जैसे सर्च लाइट ने वो सामग्री प्रकाशित की जो कार्रवाई से बाहर निकाल दी गई थी, तो इसमें एक तकनीकी मामला और बनता है कि मीडिया को वही रिपोर्ट छापने का अधिकार है जो वास्तविकता में उस सदन की कार्रवाई का हिस्सा हो, और जो अंश कार्रवाई से निकाल दिया गया है तकनीकी से वो अंश कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। ऐसे स्थिति में मीडिया, कोई भी अखबार या चैनल या कोई भी जो माध्यम है, वो अनुच्छेद 19(1) के तहत उस तरह की रिपोर्ट को छापना का दावा नहीं कर सकता। लेकिन अब स्थिति दूसरी है। ये अपन बात कर रहे हैं 60s की। अब आप सदन का कार्रवाई जो है विधानसभाओं की भी यूट्यूब पर हम देख सकते हैं। हमारे यहाँ संसद टीवी है, वहाँ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अब लाइव टेलीकास्ट में यदि कोई इस तरह की बात आ जाती है, ऐसी कोई टिप्पणी हो जाती है, तब उस केस में क्या होगा? वो तो उसका हिस्सा बन गया कार्रवाई का। आपने भले ही उसको निकाल दिया हो, लेकिन हजारों लोग उसको सुन चुके हैं। हो सकता है कहीं वो रिकॉर्डिंग भी उसकी मौजूद हो और वो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित हो जाए, तो उसका कहीं कोई प्रावधान है? इस तरह की स्थिति में क्या किया जाएगा? जैसे उदाहरण दो आपको, असंसदीय वाक्यांश है कोई, अब उसको सदन ने कार्रवाई से अध्यक्ष ने निकाल दिया, लेकिन अब वो तो चूंकि लाइव टेलीकास्ट हुआ है तो वो सबकी जानकारी में है। और मैंने कई बार देखा भी है कि अखबार में या जो सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर वो सारी चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं जिन्हें संबंधित सदन के अध्यक्ष ने कार्रवाई से निकाल दिया है। तो अब संवैधानिक स्थिति क्या है इस समय? सर बेसिकली संवैधानिक स्थिति तो वही है, लेकिन अब ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई, मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, इस समय विशेषाधिकारों को परिभाषित करना बहुत क्लिष्ट सा हो गया है। अब जैसे आपने फरमाया यूट्यूब पर माननीय सीपी जोशी साहब ने चालू करा था ये यूट्यूब पर प्रोसीडिंग का प्रसारण, तो उस प्रसारण को लेकर ये टेक्निकल डिफिकल्टी तो आने वाली है। जब आम डोमेन में पब्लिक में ये प्रोसीडिंग चलेगी, अब उसके बाद में या तो विधानसभाओं पार्लियामेंट को ये निर्णय करना पड़ेगा कि विधानसभा की प्रोसीडिंग यूट्यूब पे तब डाली जाए आधा घंटे बाद जब उसको आप एडिट कर देते हैं, तब तो ये विशेषाधिकारों की श्रेणी में आ सकता है, उसको ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मीडिया को सावधानी रखनी चाहिए। उसमें स्पीकर के आदेश क्योंकि सर्वोपरि होते हैं, हाउस में दिए हैं तो ये हाउस के निर्णय माने जाते हैं। तो हाउस इज सुप्रीम, ये लोकतंत्र का एक बेसिक कंसेप्ट है। हाउस सुप्रीम होता है, उसमें स्पीकर तो एक हाउस का सेवक है। हाउस स्पीकर इज नॉट मास्टर ऑफ द हाउस। ये तो ठीक है, हाउस सुप्रीम है, लेकिन न्यायालय भी कहता है कि हम सुप्रीम है, क्योंकि संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उस पर विचार करने का अधिकार तो न्यायपालिका को है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर ये सर्वोच्च प्रश्न बड़ा संवेदनशील है। हाँ जी बिल्कुल। अभी कश्मीर वाला 370 आर्टिकल पे आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनने का अधिकार रखता है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि ये दोनों जो हमारे लोकतंत्र के मुख्य पिलर हैं वो एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें, तो ही शायद लोकतंत्र की जो एक वास्तविक पहचान है या जो लोकतंत्र कायम रह पाएगा। यदि एक दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप शुरू हो गया
तो अंततः वो लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान पहुंचाएगा। और एक जो आपकी बात हुई कि अभी तक हमने विशेषाधिकारों को परिभाषित नहीं किया है, संहिताबद्ध नहीं किया है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब वो संहिताबद्ध नहीं है, कोडिफाइड नहीं है, तो मीडिया कहता है कि साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, बताइए मैंने कौन सा अधिकार का उल्लंघन किया है। तब फिर वो टकराहट बढ़ती है और मामला न्यायालय में उसका हस्तक्षेप होता है। तो आपका इतना लंबा अनुभव जो हमारे विधानसभा का रहा, क्या महसूस करते हैं आप कि क्या इनका कहीं कोडिफिकेशन होना अपेक्षित है, आवश्यक है, होना चाहिए? क्योंकि मेरी जानकारी ये है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, इनका भी एक रिपोर्ट जारी हुई थी बहुत पहले। उन्होंने अलग अलग पक्षों पे किया था, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को लेके भी किया था, और उसमें इस तरह के सुझाव दिए गए थे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इसी तरह से सेकंड प्रेस कमीशन ने भी कहा था कि आप विशेषाधिकार की बजाय इसमें ये प्रयोग करें, राइट्स एंड इम्यूनिटीज, इन शब्दों का प्रयोग करें आप, लेकिन उसको भी स्वीकार नहीं किया गया। तो आपको क्या लगता है, क्या महसूस करते हैं आप इस स्थिति में? सर बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो सबसे पहले 1921 में, आजादी से पहले की बात करें अपन, 1921 में पहली बार प्रांतीय असेंबली के जो अध्यक्ष थे उनके सम्मेलन में, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा की गई थी कि विधानसभा के प्रिविलेजेस को कोडिफाई किया जाना चाहिए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला उसमें। उसके बाद 1933, 1939, 1947, 1965 पीठासीन अधिकारियों के जो सम्मेलन प्रतिवर्ष होते हैं उसमें ये विषय विचारार्थ रखे गए कि विशेषाधिकारों को कोडिफाई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई, लेकिन उस पर निर्णय यही रहा कोडिफाई नहीं करें अपन। उसके बाद प्रिविलेज कमेटी की कॉन्फ्रेंस हुई सभापतियों की 1992 में, उसमें सारे विधानसभाओं के चेयरमैन प्रिविलेज कमेटी के, लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैनों ने बैठकर इस विषय पे गंभीर चिंतन किया। उस पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उनका यही कहना था कि इसका कोडिफाई नहीं होना चाहिए। 1994 में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने सारे रेफरेंसेस को कलेक्ट करते हुए पूरी जांच करी, सबको पत्र लिखकर जानकारी मांगी। उसके बाद भी उनका निर्णय रहा कि विशेषाधिकारों को हम कोडिफाई नहीं करना चाहिए। लेकिन राजस्थान विधानसभा की मैं बात करूं, हरिशंकर जी बाबड़ा स्पीकर थे हमारे यहाँ पर, तो 22 अगस्त 1991 को उन्होंने एक प्रबोधन कार्यक्रम रखा था। माननीय श्री गुमान मंजी लोढ़ा जो चीफ जस्टिस असम में भी रहे थे और विधायक भी रहे थे, उनको विशेषाधिकार के विषय पर ही बोलने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने एक कोडिफिकेशन के बारे में बहुत अच्छा कोट करा था। मैं आपको एज इट इज उनके वर्ड सुनाता हूँ। विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। तो मेरा विधायक के रूप में भी विधानसभा में कार्य करने का अनुभव रहा है और न्यायाधिपति के रूप में भी मेरा कार्य करने का अनुभव है। क्योंकि जब विशेषाधिकार संहिताबद्ध होंगे तो उसमें प्रेस को भी पता लगेगा कि आपके विशेषाधिकार क्या है, तो वो ऐसी न्यूज छापने से बचेंगे। और न्यायपालिका को भी पता होगा आपके क्या विशेषाधिकार हैं। बहुत से बुद्धिजीवी, समालोचक, आलोचक, वो भी राष्ट्र हित में अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। उनको भी एक जानकारी होना चाहिए कि आपके क्या विशेषाधिकार है, तो उन बातों को देखकर वो बचते हुए ऐसी समालोचना, अपनी टिप्पणी आपके विधानसभा की कार्यवाही पर करेंगे जिससे आपके विशेषाधिकारों का हनन नहीं हो। तो उन्होंने कहा इसमें आपत्ति आपको क्या हो रही है? जब ननिहाल में दो इता जिमाने वाला और दो इता जीमने वाला, तो आप कानून बनाने वाले आप खुद हो और कानून पास करने वाले आप हो, तो आपको कोडिफाई करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? तो उन्होंने फिर इस पर पूरनचंद जी बिश्नोई बैठे थे, वहाँ स्पीकर बहुत हमारे विद्वान माननीय अध्यक्ष रहे थे पूरनचंद जी बिश्नोई। तो उन्होंने कहा लोढ़ा साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात आप स्पष्ट करें कि ये जब कानून हम बना देंगे तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत विधायिका हमारे ऊपर सर्वोपरि हो जाएगी, क्योंकि कोई भी कानून का परीक्षण करना विधायिका का इन दोनों आर्टिकल्स में अधिकार है। फिर आपका आर्टिकल 212 और ये सब बोर्ड हो जाएंगे। विधानसभा की प्रोसीडिंग उसको भी जांच करेगी। आज जो आर्टिकल 194(2) में जो न्यायालय की जांच से, परीक्षण से छूट मिली हुई है आपको, वो छूट नहीं मिल पाएगी। तो मेरा विचार है कि इसको कोडिफाई नहीं किया जाना चाहिए। ये पूनमचंद जी बिश्नोई ने कहा था और उन्होंने उसके उदाहरण भी दिए थे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, यहाँ पर 100 साल से हाउस ऑफ कॉमन्स में अलिखित प्रिविलेज चल रहे हैं और वो कोडिफाइड नहीं है, तो वो सफलतापूर्वक चल रहे हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर पार्लियामेंट और या जुडिशरी के बीच में नहीं हुआ। उसका एक कारण और भी है, वहाँ जो हाउस ऑफ कॉमन्स जो निर्णय देता है उसकी चुनौती कोर्ट में नहीं की जा सकती। अपने यहाँ तो 32 और आर्टिकल 226 है जिसमें कोर्ट को सुनने का अधिकार है। केसर सिंह के केस में भी डिसाइड हो चुका था। तो उसमें
कोर्ट निश्चित रूप से सुनेगी। कोई भी नागरिक जाएगा 19(1) के अंतर्गत उसको नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो कोर्ट निश्चित रूप से सुनेगी। तो ये जो आपने कहा कि कोडिफिकेशन के लिए जो पार्लियामेंट की कमेटीज बनी है, पार्लियामेंट्री कमेटीज, चाहे विधानसभा के माध्यम से या संसद, अधिकांश ने एक स्वर में ये कहा है कि कोडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। उसके कॉन्ट्रेरी जो और दूसरी कमेटीज बनी है, इनसे हटके उन सब ने कहा है कोडिफिकेशन होना चाहिए। तो क्या ये कहीं ध्वनि जाती है कि हमारे सांसद या विधायक स्वयं को कानून से ऊपर समझने लगे? कुछ इस तरह की भावना है, या सदन की मर्यादाओं और उसकी अथॉरिटी को बनाने की दृष्टि से इस प्रकार का विचार आया है? सर, हमारे यहाँ भारत में रूल ऑफ लॉ है, तो रूल, कानून से ऊपर कोई सांसद या विधायक नहीं हो सकते। उसमें रिसेंटली अपने इमरान मसूद का केस ध्यान में आ रहा है मेरे। अभी रिसेंटली जो बरेली में हिंसा हुई, उसको लेकर योगी जी ने उनको हाउस में अरेस्ट कर रखा था। तब वो इमरान मसूद साहब ये कहे कि मेरे को विशेषाधिकार है सांसद के रूप में कर्तव्य निर्वहन के, मैं अपने क्षेत्र में जाकर देखूं या उनके हालचाल देखूं जनता की किस स्थिति में है, तो वो नहीं जा सकते सर। वो विशेषाधिकारों का सहारा लेकर वहां पर अपनी बात नहीं रख सकते। तो ये कानून का शासन है अक्सर इस देश में, तो उसकी पालना आपको करनी पड़ेगी। संसद की कार्रवाई तो सर प्रोटेक्ट है, अपने 194 उसमें प्रोटेक्ट है, 194(2) जो अनुच्छेद है उसमें प्रोटेक्ट है। कार्रवाई में सदन को निर्णय लेने का अधिकार है, किस हिस्से को स्पीकर एक्सपेंड करते हैं, किस हिस्से को पब्लिक डोमेन में जाने देते हैं। ये अधिकार तो आज भी सर्वाधिकार है स्पीकर में। हाउस की प्रोसीडिंग के कुछ अंश को विलोपित कर देते हैं तो उसको नहीं छाप सकते आप। और जो हाउस के जो प्रोसीडिंग के अंश हैं उसमें तो न्यूज बन सकती है सर, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसका प्रिविलेज हुआ। इंटेंशन आपका वो नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्लेस पर एक विशेषाधिकार का एक डिफाइन और कर रखा है इसमें, डिसाइडेड केसेस के आधार पर। सार्वजनिक तौर पर विधायक या संसद या विधानसभा की छवि को कम करने की नीयत से आप ऐसा कोई समाचार पब्लिक में प्रकाशित करते हैं जिससे विधानसभा की या संसद की या फिर विधायक की या सांसद की छवि उससे आम जन में कम होती हो, तो ये भी विशेषाधिकार है सर। अभी अपने रिसेंटली एक केस महाराष्ट्र का हुआ था सर, उसमें कामरान एक कवि था, व्यंग्यकार कवि था, उसने पब्लिक प्लेस पे कोई समारोह में एक कविता पाठ की थी। उसने कविता पाठ में उसने, शिंदे जी उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मुख्यमंत्री जी शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना के खिलाफ उन्होंने पब्लिक प्लेस पर ऐसी कविता पाठ की थी जिससे शिंदे जी एज ए चीफ मिनिस्टर और एज ए उनकी पार्टी का तो खैर विशेषाधिकार नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री जी के तौर पर उनकी छवि को धूमिल करने का या कम करने का प्रयास कविता के माध्यम से पब्लिक प्लेस पर किया, तो विधानसभा के सदस्यों ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और विशेषाधिकार हनन पर विशेषाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करी और उस कामरान को जेल भेजा गया। मेरे पास संयम लोढ़ा जी का फोन आया था सर। उसके बाद संयम लोढ़ा जी ने कहा, प्रकाश जी ये क्या बात हुई, कोई पब्लिक प्लेस पर यदि कोई बात करता है तो आप उसको जेल भेज दोगे, ये आपका अधिकार थोड़ी है। मेरा सर एक डिसाइडेड केसेस पे अपने कॉल एंड सदर में लिखा हुआ है, यदि पब्लिक प्लेस पर आप संसद, विधायक, उनकी छवि को कम करने के प्रयास से कोई न्यूज प्रसारित करते हो या कोई प्रकाशित करते हो तो ये भी अपने आप में प्रिविलेज है और हाउस का कंटेम्प्ट है और हाउस इसके बारे में आपको जेल भी भेज सकता है। तो वही केस इसमें हुआ था सर, महाराष्ट्र में रिसेंटली केस है सर। अच्छा, जो आपने जेल भेजने की बात कही, इसकी कोई अवधि है? कितने समय तक जेल भेजा जा सकता है संसदीय विशेषाधिकारों हनन के? सर इसमें राजस्थान में सबसे पहला केस हुआ था 10 मार्च 1956 को। उसमें पुरानी विधानसभा में हाउस की दर्शक दीर्घा से कुछ दर्शकों ने नारे लगाए और नारे लगाने के बाद वो हाउस के बैल में कूद गए और कूद कर उन्होंने प्रोसीडिंग को न्यूसेंस कर दिया, व्यवधान उत्पन्न कर दिया। तो उस समय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव पर 15 दिन के कारावास की सजा 8 व्यक्तियों को दी गई। एक व्यक्ति ने क्षमा याचना कर ली थी तो हाउस ने बड़ा दिल रखकर उसको क्षमा कर दिया और 8 व्यक्तियों ने क्षमा याचना नहीं करी और अपने उस कृत्य पर कायम रहे वो। तो उन 8 दर्शकों को कारावास की सजा हाउस ने दी थी सर। ये डिसाइडेड केस है अपनी विधानसभा का सर। अच्छा, इसमें कोई अधिकतम सीमा है? जैसे आपने बताया 15 दिन है, क्या ये महीना, 2 महीना, 6 महीने? हाँ सर, उसमें कोई अधिक सीमा अवधि नहीं दी हुई है इसमें। रत्ना गुप्ता का केस अभी रिसेंटली 2010 में हुआ था, दीपेंद्र सिंह जी माननीय अध्यक्ष थे उस समय। तो सूर्यकांता जी व्यास महिला बाल समिति की चेयरमैन थी
एज ए चेयरमैन कमेटी के साथ माननीय अध्यक्ष की अनुमति लेकर गांधीनगर महिला थाने की जांच करने के लिए वो पहुंची वहां पर। तो वहां पर रत्ना गुप्ता थानाधिकारी थी, उन्होंने कमेटी को रेस्पॉन्स नहीं दिया, कमेटी के आदेशों की पालना नहीं करी। तो कमेटी ने उसको विशेषाधिकार हनन का अपना माना, क्योंकि कमेटी ने जो कागजात मांगे भाई महिलाओं के कितने अत्याचार, कितने केसेज आपके हैं, कितने आप डील कर चुके, क्या उस पर कार्रवाई कर रहे हो, तो वो सारी जानकारी उन्होंने समिति को नहीं दी और समिति से अभद्र भाषा में प्रयोग किया। तो इससे समिति ने खुद की अवमानना महसूस की और जैसे ही विधानसभा आए तो उन्होंने माननीय अध्यक्ष को रिपोर्ट किया कि साहब इस तरह से हम आपकी अनुमति से गांधीनगर थाने की निरीक्षण करने गए थे, उस समय थानाधिकारी ने इस तरह से अभद्र व्यवहार करा। तो उस मामले को माननीय अध्यक्ष ने प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दिया। समिति ने 2010 से 2012 तक 4 बार समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए उनको बुलाया, लेकिन वो समिति की बैठकों में उपस्थित नहीं हुई। उसके बाद में 17/12/2012 को सभापति विशेषाधिकार समिति की ओर से एक वारंट इशू किया गया। सर उस समय मैं ही डील कर रहा था इस केस को। तो वारंट इशू आज तक सभापति के द्वारा नहीं किया गया है। वारंट इशू किया जाता है स्पीकर के द्वारा। तो उस समय अध्यक्ष जी से हमने निवेदन करा था, सर आज तक नहीं करा, पहली बार हम ऐसा करने जा रहे हैं, कहीं कानूनन रूप से कोई अड़चन आ जाए, हाईकोर्ट में चुनौती हो जाए, तो इसकी जानकारी हमें नहीं है इस बारे में। तो उन्होंने कुछ नहीं होगा, इसमें अपन लीगली फॉलो कर रहे हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार उसको सुनवाई का अवसर देने के लिए बुला रहे हैं हम, हमारा कोई इंटेंशन गलत नहीं है इसमें। तो सर वो सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत चेयरमैन थे उस समय, उनके साक्षर से डीआईजी को अपने वारंट इशू किया तथा इसको अरेस्ट करके विधानसभा की समिति के समक्ष अपना पक्ष रहने हेतु उपस्थित किया जाए, लेकिन वो उस बैठक में भी नहीं आई। उसके बाद वो हाईकोर्ट चले गई। हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई को, प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई को रोकने के लिए अनुरोध किया कि साहब ये अनियमित कार्रवाई है, गैर कानूनी कार्रवाई है, इसको रोका जाए विधानसभा की समिति। तो हाईकोर्ट ने ये कहा उसमें कि साहब आपको विधानसभा सचिव के कक्ष में जाकर अगले दिन आप अपनी बात रखें, आपकी पूरी सुन जाएगी बात। और विधानसभा के सेक्रेटरी को भी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि इस तरह से आए तो उनकी बात सुननी, लेकिन वो उस सेक्रेटरी साहब के चैम्बर में भी नहीं आई। तो उसके बाद में फिर प्रिविलेज कमेटी ने 30 दिन के कारावास की सजा दी, 30 दिन के कठोर कारावास देने की सिफारिश की और सिफारिश करके इस मामले पर हाउस में डिस्कस हुआ रिपोर्ट पर, और हाउस ने भी प्रिविलेज कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करा। उसने एक लाइन और जोड़ी गई संकल्प में कि 30 दिन के कठोर कारावास की सजा तो दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी यदि ये उपस्थित नहीं होती है तो डीआईजी को ये निर्देश दिए कि इसको भगोड़ा घोषित कर अपराधी घोषित किया जाए। अच्छा, ये हाउस में रिपोर्ट हो गई। उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट चले गई और वो रिट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सर। अच्छा, अभी तो सुनवाई 30 नहीं दिन हुई के कारावास सजा अभी तक लंबी जो अवधि है सर 30 दिन की है राजस्थान विधानसभा में। और देश भर में इससे ज्यादा कहीं कोई उदाहरण ध्यान में है आपको? नहीं, इसमें ज्यादा अवधि नहीं देते सर। विधानसभाएं या संसद बहुत बड़ा दिल रख के चलती हैं इसमें। जैसे ही कोई सॉरी फील कर लेते हैं तो उस मैटर को वहीं ड्रॉप कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते। सेकंड स्टेज होती है भर्त्सना की या प्रताड़ना की, और ये तो थर्ड स्टेज होती है सर जिसमें बहुत ज्यादा अपराधी अपने कृत्य के खिलाफ गिल्टी फील नहीं करे तो जाते हैं उसमें। बाकी जेल वाली सजा पे नहीं जाते सर, ज्यादातर 90%, 60-80% तक नहीं जाते सर इन पे। अच्छा, ये बताइए सनी जी, क्या कोई वित्तीय जुर्माने का प्रावधान भी है? नहीं सर, वित्तीय जुर्माने का प्रावधान नहीं है सर। वित्तीय जुर्माना नहीं लगा सकते? वित्तीय जुर्माने का प्रावधान नहीं है इसमें, ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला। राजस्थान विधानसभा में कम से कम मेरी जानकारी में है उसमें फाइनेंशियली जुर्माना नहीं है। हाँ, प्रताड़ना करी है, अपने भर्त्सना करी है, कहीं जेल भी भेजा है, चेतावनी देना है, ये सब निंदा तो हो करना है सकता सर। जी सर, ये सारी सजाएं दी है समिति ने अपने अपने अच्छा, मामलों के अकॉर्डिंग। मीडिया और आम आदमी के नागरिक के बारे में बात की कि उनका कोई गलत कृत्य विशेषाधिकार हनन के मामले में आता है तो उनको सजा दी जा सकती है, किसी भी रूप में, चेतावनी से लेकर के जेल तक की। क्या कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि विधायक या सांसद या मंत्री वो कोई गलत सूचना दें या ऐसा कार्य करें जिससे विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता है, नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर, बिल्कुल बन सकता है सर, बिल्कुल निश्चित रूप से बन सकता है। अभी रिसेंटली जैसे ध्यान हो आपको, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने माननीय अध्यक्ष के प्रति जो शब्दों का प्रयोग किया, हालांकि मेरी जानकारी में नहीं प्रिविलेज आया नहीं है, लेकिन ये विशेषाधिकार के दायरे में आता है।
चाहे इससे पिछले सत्र में भी उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था वो भी इन शब्दों में आता है। हाउस के महल में बैठकर आप भले ही प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन जो पेपर में मीडिया में जो न्यूज छपी कि माफी मांगे मेरा जूता, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से विधायकों को बचना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक पूर्वक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, मर्यादा में रहकर आचरण करना चाहिए, सदाचार में रहकर आचरण करना चाहिए, दूसरे सदस्य की प्रतिष्ठा में कमी नहीं आए, इस दृष्टि से सदन में आप अपना बात रख सकते हैं। लेकिन ये नहीं आप दूसरे की प्रतिष्ठा को दुबिल करके बात रखें, तो निश्चित रूप से प्रिविलेज है सर, ये प्रिविलेज बनता है। ये जो जिस समाचार पत्रों ने ये खबर छापी, क्या उनके खिलाफ भी प्रिविलेज का मामला बन सकता है? क्योंकि उन्होंने भी एक विधायक या सांसद की अवमाननाजनक खबर छापी है, तो क्या उन्हें भी इस घेरे में लाया जा सकता है? लाया तो जा सकता है, लेकिन सर उन्होंने रिकॉर्डिंग करके रखी अपने पास, जो उन्होंने बात कही उनकी रिकॉर्डिंग है उनके पास। निश्चित रूप से बिना रिकॉर्डिंग के आधार के समाचार नहीं छाप सकते, और जो छापा है पूरा वर्बेटम वो नहीं छाप सकते। वो तो उन्होंने छापा, लेकिन क्या छापना, क्योंकि अभी तक तो आपने 10 लोगों के बीच में कही और अखबार में छाप करके आपने सार्वजनिक कर दिया, तो क्या ऐसी स्थितियों में मीडिया से भी ये संयम बरतने की अपेक्षा की जानी चाहिए कि वो इस तरह की जो अनर्गल बयान है उनको प्रकाशित न करें, या उस सदस्य विशेष के आचरण को सार्वजनिक करने के लिए छापना अपेक्षित है? तो विशेषाधिकार और व्यक्तिगत जानने का अधिकार, यहाँ फिर एक टकराहट होती है, तो ऐसे केस में क्या किया जाना चाहिए? सर इस केस में तो निश्चित रूप से उनको छापना तो नहीं चाहिए मोरली, लेकिन क्योंकि पब्लिक में उनके पास रिकॉर्ड है, और ये प्रोसीडिंग में भी हिस्सा नहीं था, ये प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं था, वो वेल में प्रदर्शन कर रहे थे, वेल में प्रदर्शन करते हुए ये बातें रखी उन्होंने। और अभी जो कैमरे वाली बात थी वो भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी कार्यालय में रखकर बात करी है, वहां पर बात नहीं करी, हाउस में बात नहीं करी उन्होंने। हाउस में तो नेता प्रतिपक्ष ने जरूर अपनी बातें रखी थी, लेकिन डोटासरा जी ने ये बातें वहां पर नहीं करी इन्होंने तो कांग्रेस मुख्यालय से ये बात करी थी, कैमरे लगाकर वाच करते हैं महिलाओं को, इस तरह की टिप्पणी करी, वो एक हल्के भाषा की टिप्पणी है, वो नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। उनका पद प्रदेश अध्यक्ष का बहुत बड़ा पद है अपने आप में, और उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए भी उनको बचना चाहिए ऐसी बातों से। तो कोई सांसद या विधायक किसी आपराधिक मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी हो जाता है, दो स्थितियां हो सकती है, सदन का अधिवेशन चल रहा है, कार्रवाई चल रही है और नहीं चल रही है। उन केस में यदि उस सदस्य को उस आरोप के कारण, वो क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, क्या गिरफ्तारी से किसी प्रकार की छूट है या गिरफ्तार किया जा सकता है? सर विधानसभा यदि चल रही है उस स्थिति में हाउस में है तो हाउस की परिसीमाओं में उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। जो हाउस की भी नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस में वारंट लेकर आएंगे तो भी नहीं कर सकते आप हाउस की परिसीमाओं में। हाउस की परिसीमाओं से बाहर जाते ही आप अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सदन की परिसीमाओं में नहीं कर सकते आप। दीवानी मामलों में जरूर छूट है। सदन के अध्यक्ष, जी हाँ बताइए, आप बताइए। दीवानी मामलों में जरूर छूट है, 40 दिन पहले सदन के चालू होने से 40 दिन बाद दीवानी मामलों में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन आपराधिक मामलों में अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें सदन में नहीं कर सकते सर, और उसमें भी जो अरेस्ट करेगा उसकी सूचना स्पीकर को देनी पड़ेगी। विधानसभा अध्यक्ष जी को निर्धारित प्रपत्र है, उस निर्धारित प्रपत्र में दंडाधिकारी को ये सूचना देनी पड़ेगी, इस सांसद इस विधायक को आईपीसी या सीआरपीसी की इस धारा के अंतर्गत हमने इनको गिरफ्तार करके यहाँ रखा है या जेल भेज दिया है, तो उसकी सूचना देना निश्चित रूप से आवश्यक है। यदि सूचना नहीं देते हैं तो ये विशेषाधिकार की श्रेणी में आता है। दंडाधिकारी चाहे कोई भी हो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या फिर वो पुलिस अधिकारी बड़े हो, वो भी उनको देनी चाहिए सर। वो सदस्य संसद या विधानसभा के परिसर में है और गिरफ्तार करना आवश्यक है, तो क्या संबंधित सदन के अध्यक्ष की अनुमति के बाद उन्हें उस परिसर से गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं? माननीय अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है सर, माननीय अध्यक्ष की अनुमति से किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष की अनुमति नहीं हो तो नहीं किया जा सकता। अनुमति, आपराधिक मामला इतना गंभीर प्रकृति का हो तो उसमें अध्यक्ष भी अपना विवेक काम में लेते हैं, और ये अध्यक्ष के निर्णय के अधीन होता है सर ये सब। अच्छा, ये विशेषाधिकार किसी सांसद को मिलते हैं तो ये सदन की कार्यवाही के दौरान ही है या पूरा जब तक उनका कार्यकाल है तब तक हर परिस्थिति में रहेंगे? हाँ सर, ये सदन के भीतर और सदन से बाहर दोनों परिस्थिति में पूरे कार्यकाल 5 वर्ष के लिए रहेंगे। यदि विधायक के रूप में कर्तव्य के निर्वहन में कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाता है, उसके कृत्य निर्वहन नहीं होने देता, या कोई व्यक्ति विधानसभा आ रहा है विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए और वहां पर उनको भाग लेने से बलपूर्वक रोका जाता है,
या धमकाया जाता है तो ये निश्चित रूप से विशेषाधिकार है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हुए विधानसभा में, विधायक के घर पहुंच गए भूमाफिया या कोई आपराधिक तत्व और उनको पिस्तौल दिखाकर धमकी दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकरण हुए, सारे प्रिविलेज हैं, हाउस के कंटेम्प्ट है। और जैसे कई बार ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जैसे इस तरह की खबरें छपी थी कि पैसा लेके सवाल पूछा गया, वो सही है गलत है उस बहस में हम नहीं जा रहे हैं, तो इस तरह का कोई गलत आचरण होता है तो भी क्या सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी या दूसरे कोई कानून में उनके आधार पर कार्रवाई होती है? इसका भी कोई प्रावधान है हमारे? लोकसभा में अपने उदाहरण सामने था, अपने लोकसभा में, और राज्यसभा में ऐसे सांसद थे वो नोटों की गड्डी लेकर हाउस में आ गए और हाउस की टेबल पर रख दी थी सर। राज्यसभा में भी रखा था और वहां भी रखा था ये दोनों पूर्ण। तो दोनों मामलों में सदाचार समिति अलग है सर। इस हाउस की स्पेशल कमेटी बनी थी, भैरव सिंह जी थे सभापति वहां पर, और उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी और समिति ने जांच कर उनके सदस्यों की सदस्यता समाप्त भी की थी। पहला केस मुदगल का केस है 1951 का। उसमें मुदगल साहब ने अपनी कंपनी के हितों के लिए संसद का उपयोग किया था। उन्होंने संसद का उपयोग करके अपने लाभार्थ कंपनियों को पहुंचाया था। जब ये जानकारी हुई, लोग किसी सदस्यों द्वारा जानकारी में लाया गया माननीय अध्यक्ष के लोकसभा के, तो उन्होंने एक सदन की समिति बनाई थी इसकी जांच, आचरण की जांच करने के लिए। आचरण की जांच करके रिपोर्ट जब हाउस में आई, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय, तो उनके कार्यकाल में ये सारा कुछ हुआ था। तो उस सदस्य ने जब रिपोर्ट डिस्कस हो रही थी तो चेयर के खिलाफ फिर अभद्र अशोभनीय व्यवहार करा। तो ऐसे दोहरा अपराध होने के फलस्वरूप श्री मुदगल को उनकी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। और प्रश्न लेकर पैसे पूछने वाला भी एक प्रकरण अपने यहाँ हुआ था, उस केस में भी उनको फिर सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। तो सर निश्चित रूप से ये सदा प्रिविलेज तो है, लेकिन सदाचार कोड ऑफ कंडक्ट के तहत भी आता है। सदस्यों का आचरण, संसद और विधानसभाएं अपने सदस्यों से अपेक्षा करती है कि उनका आचरण सदन के भीतर और सदन से बाहर एक मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए, जिससे संसद या विधायिका की प्रतिष्ठा में कमी नहीं आए। ये संसद अपने विधायकों सांसदों से अपेक्षा करती है। उसके अनुरूप आचरण नहीं होता है तो सर ये प्रिविलेज भी बनता है और सदाचार का मामला भी बनता है, कदाचार का मामला भी। अच्छा, ये जो आपने बात की कि विशेषाधिकार का इतना एक व्यापक स्वरूप है और आपने हाउस ऑफ कॉमन्स के और इंग्लैंड की परंपराओं की बात की, हमारे यहाँ के जो विशेषाधिकार की अवधारणा है, ये ब्रिटिश ट्रेडिशन जो है उनसे कितना प्रभावित हुई है या पूरा उन्हीं लाइन्स पे हमने? जी सर, सबसे पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1861 अस्तित्व में आया, तब कोई विशेषाधिकार नहीं थे, सदस्यों को कोई विशेषाधिकार नहीं दिए हुए थे। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919 जब अधिनियम आया तो उसमें सदस्यों को धारा 26 के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता दी गई थी केवल, और वाक स्वतंत्रता भी एक सीमित क्षेत्र में थी। गवर्नर जनरल चाहता तो उस चीज को रोक सकता था, भाई इस प्रोसीडिंग में ये बात नहीं आनी चाहिए, रिकॉर्ड पर नहीं जानी चाहिए, तो एक सीमित क्षेत्र था वहां तक। 1935 में भी कोई विशेषाधिकारों में खास परिवर्तन नहीं हुआ। 1947 के बाद जब भारत ने अपना संविधान खुद का बनाया, उस समय आर्टिकल 194 और 105 ये बने, तो उसमें जरूर ये सब जोड़ा था मूल आर्टिकल में, सांसदों के वही अधिकार होंगे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को दिया था। तो ये निश्चित रूप से ब्रिटिश प्रणाली से प्रभावित है अपने संस्कार विशेषाधिकार। जी, चलिए अंतिम प्रश्न है, आपने विशेषाधिकार समिति की बात कही, तो ये जो विशेषाधिकार समिति है इनका गठन किस रूप में होता है? क्या सदन के अध्यक्ष इसका गठन करते हैं? क्या उसमें सभी पार्टी के सदस्य होते हैं या किस तरह का इनका गठन है, स्वरूप है, और ये अपना कार्य किस रूप में संपादित करते हैं? कुछ समिति की रूपरेखा के बारे में बताएं। सर, विशेषाधिकार समिति स्थायी समिति है एक तरह से, और इसका मनोनयन माननीय अध्यक्ष करते हैं। जब कार्यकाल समितियों का पूरा हो जाता है तो उस समय सारी समितियों का मनोनयन स्पीकर साहब करते हैं। 4 जो समितियां अपनी फाइनेंशियल कमेटी है वो एकल संक्रमणी पद्धति से निर्वाचन के आधार पर की जाता है, उनका निर्वाचन होता है उनका, और उसमें सचेतक की तरफ से प्रस्ताव आता है निर्वाचन का, तो उसके अनुरूप फिर सारे अधिकार हाउस स्पीकर को दे देते हैं। तो स्पीकर सचेतकों को नाम लेते हैं, भाई आपके पार्टी से किस सदस्य को किस समिति में रखना है। जब सारे सदस्यों से स्पीकर साहब के पास नाम आ जाते हैं तो अंतिम रूप से स्पीकर साहब ही तय करते हैं किस सदस्य को किस समिति में रखना है। तो प्रिविलेज कमेटी भी इन समितियों में से ही है सर। तो उसमें 15 सदस्य होते हैं, सभापति होते हैं,
विधि के जानकार होने चाहिए, ऐसा कुछ स्पीकर साहब अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, उसमें रखते हैं कानून का जानकार हो, क्योंकि ये हाउस ऑफ कॉमन्स से क्वाजी जुडिशियल काम करता है सर, न्यायिक, जैसे ही लोकसभा और विधानसभाएं भी क्वाजी जुडिशियल काम करती है, एक न्यायालय का रूप ले लेती है जब वो विशेषाधिकार के मामले का परीक्षण करती है। उस समय न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ही अपने वही अपनाई जाती है, गवाह को बुलाते हैं या साक्षी होता है तो उसको भी ऑन ओथ आप सारी बात रिकॉर्ड पे लेते हैं। तो प्रिविलेज कमेटी क्वाजी जुडिशियल रूप में काम करती है, बहुत महत्वपूर्ण समिति है, और ये प्रक्रिया अपनी प्रक्रिया खुद निर्धारित कर सकती है। विशेषाधिकार के मामलों में सदन और समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकती है, न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप करते हैं, साक्षियों को पूरा अवसर देते हैं सुनने का, उसके बाद ही निर्णय पर पहुंचते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत आभार सनी साहब, आपने संसदीय विशेषाधिकारों के बहुत सारे संदर्भों को सर एक निवेदन करना चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रह गया था सर, राज्यपाल महोदय के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव 66 में आया था सर, एक बहुत महत्वपूर्ण था, राजस्थान विधानसभा का उदाहरण है। 26 फरवरी 1966 को राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे। अभिभाषण के दौरान रामानंद जी अग्रवाल साहब सदस्य खड़े हुए और उन्होंने विरोध जारी करा कि साहब ये ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट ने जारी करे हैं इनकी आवश्यकता नहीं थी, विधानसभा आ रही थी तो विधेयक भी ला सकते थे आप, ये ऑर्डिनेंस क्यों जारी करे आपने। इसको विरोध स्वरूप को खड़े होकर बोलने लग गए, राज्यपाल को बोलने नहीं दिया महामहिम राज्यपाल महोदय को। राज्यपाल महोदय ने उनका स्थान ग्रहण करने के लिए कहा, लेकिन वो बैठे नहीं। उसके बाद में राज्यपाल महोदय ने इनको मार्शल को बुलाकर सदन से बाहर निकलवा दिया। उसके बाद 11 सदस्य और खड़े हो गए और वो भी नारे लगाते हुए सदन के महल में आ गए। राज्यपाल महोदय ने उन्हें 11 सदस्यों को भी सर मार्शल को बुलवाकर और सदन से बाहर निकलवा दिया। थोड़ी देर बाद भाषण जैसे ही पढ़ना चालू करा, वो 12 सदस्यों में से कुछ सदस्य महल में आ गए और फिर अपने नारेबाजी चालू कर दी। तो व्यवधान को देखते हुए राज्यपाल महोदय ने कुछ भाषण पढ़ा। महाराव लक्ष्मण सिंह जी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, तो उन्होंने राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया, सर आप इसमें अंतिम पैरा पढ़ दें तो कोई प्रक्रिया पूरी हो जाएगी अपनी और इसको फिर टेबल कर दिया जाएगा। तो राज्यपाल महोदय ने अंतिम पैरा पढ़ा और उसके बाद में ये पूरा हो गया। 5 अप्रैल 1966 को सर एक प्रिविलेज सतीश चंद्र जी अग्रवाल ने पेश किया। वो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ये था कि सर आर्टिकल 208 में प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत सदन से बाहर निकालने का अधिकार माननीय अध्यक्ष को है। क्योंकि माननीय अध्यक्ष वहां पर आसन पे विराजमान थे तो वो हमको बाहर निकाल सकते थे। राज्यपाल महोदय को प्रक्रिया नियमावली में हमको सदन से बाहर निकालने का अधिकार नहीं है। इन्होंने हमको सदन से बाहर निकाला तो हमारे और माननीय अध्यक्ष के जो विशेषाधिकार संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं उनका इन्होंने उल्लंघन करा है। इस विशेषाधिकार समिति को जांच के लिए रेफर किया जाए। स्पीकर साहब ने इसको प्रिविलेज कमेटी को जांच के लिए भेजा। सितंबर में प्रिविलेज कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट भेजी सर। इसमें जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें कहा था राज्यपाल चूंकि संविधान के अनुच्छेद 176 के अंतर्गत अपना अभिभाषण सदस्यों को प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए उनको सदस्यों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार था जो सदन में न्यूसेंस कर रहे थे और बाकी सदस्यों को अभिभाषण सुनने नहीं दे रहे थे, इसलिए इन्होंने कोई गलती नहीं करी और ये राज्यपाल का अधिकार था। और ये सदन की बैठक भी नहीं होती है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो होता है वो सदन की बैठक नहीं कहलाती। सदन की बैठक होती है जब अध्यक्ष विराजमान होते हैं तो सदन की बैठक होती है। इसके बाद में सर योगेंद्र नाथ जी आंडा हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में जाकर राज्यपाल महोदय और विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी कार्रवाई रोकने के लिए अपील करी, लेकिन प्रिविलेज हाईकोर्ट ने सर मना कर दिया उनको। ये मामला आर्टिकल 212 में सदन द्वारा निर्णित किया गया है, तो सदन द्वारा दिए गए निर्णय को हम नहीं सुन सकते। हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा दिल रखकर इसमें निर्णय करा कि इसमें जो प्रिविलेज कमेटी में जो वर्डिक्ट्स आएंगी उसकी पालना आपको करनी पड़ेगी। और हाउस ने ये कहा है, बिल्कुल सही कहा है, राज्यपाल महोदय को निकालने का अधिकार है। सर ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। आज पार्लियामेंट में और विधानसभा में कोर्ट होता है सर, राजस्थान विधानसभा का बहुत महत्वपूर्ण केस। निश्चित रूप से देश के संसदीय इतिहास में, चाहे वो संसद की बात है या राज्य विधानसभाओं की, ऐसे अनेक घटनाक्रम हुए हैं जहां विशेषाधिकार के मुद्दों पर चर्चा हुई है, निर्णय हुए हैं और उसने हमारे देश की जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको भी उन निर्णयों ने किसी रूप में समृद्ध किया है। लेकिन ये संतोष की बात है कि बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ जो संसद और न्यायपालिका है उन्होंने एक दूसरे के अधिकारों का और एक दूसरे की मर्यादाओं का, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हुए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, तभी आज लगभग
7.5-8 दशक का समय इस देश की इस लोकतंत्र को हो चुका है। इसीलिए ये अभी तक हमारा जो लोकतंत्र है इसी तरह से फल फूल रहा है। बहुत बहुत आभार भाई प्रकाश सैनी जी, आपने हमारे इस विशेषाधिकार के संदर्भ में, संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में जिस तरह से विस्तृत व्याख्या उदाहरणों के साथ समझाया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे आम दर्शक के साथ साथ जो मीडिया के विद्यार्थी हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनको भी लाभ मिलेगा और वो संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में और संवेदनशील तरीके से सोचेंगे, समझेंगे और हमारी संसदीय प्रक्रिया को और अधिक गंभीरता से समझने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे आगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो दर्शक हैं, जिन्होंने इस चर्चा को सुना है, उन्हें इस चर्चा में कहीं कोई और जिज्ञासा हो, समाधान चाहते हो अपने किसी मुद्दे का, हमारा जो YouTube कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी टिप्पणियों से इस चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें। हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें। इन्हीं शब्दों के बाद मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए भाई प्रकाश जी का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने समय निकालकर विशेषाधिकार के इन व्यापक पक्षों पर एक चर्चा की और इस विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।